ओके चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोरॉन हम जा रहे हैं स्टार्ट करने कार्बन फैमिली। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट। कार्बन फैमिली में कितने कितने एलिमेंट हैं? सबसे पहला है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर इसको याद करने का जो हम ट्रेंड सिखाए थे, कहे शिव जी सुनो पार्वती, इसमें जो आपके कार्बन एंड सिलिकॉन है ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल। बोथ आर नॉन मेटल। जो जर्मेनियम होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉयड। क्या इसको हम बोलते हैं? मेटलॉयड। जो टिन एंड लीड होते हैं इसको क्या बोलते हैं? मेटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। अब अगला जो हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगा रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो इसमें क्या होता है? कार्बन मतलब ग्रुप 14 का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका NS2Np2। क्या होता है ये? NS2Np2। अगर हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? कहे शिव जी सुनो पार्वती। ये ट्रिक है याद करने का। अगर सबसे पहले हम सबका एटॉमिक नंबर देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 में 8 जोड़ दो तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। 14 में 18 जोड़ो तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है। 32 में 18 जोड़ो तो टिन का एटॉमिक नंबर 50 होता है। और 50 में अगर 32 जोड़ो तो लीड का एटॉमिक नंबर 82। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। याद करने का मैजिक नंबर क्या है? कार्बन में आपने 8 जोड़ा तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आ गया। सिलिकॉन में आपने जोड़ा 18 तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर आ गया। जर्मेनियम में आपने जोड़ा 18 तो टिन का एटॉमिक नंबर आ गया। और टिन में आपने जोड़ा 32 तो लीड का एटॉमिक नंबर आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। जो कार्बन का होता है वो होता है आपका हीलियम 2s2 2p2। जो सिलिकॉन का होता है वो क्या होता है आपका? नियॉन 3s2 3p2। जो जर्मेनियम का होता है वो क्या होता है आपका? आर्गॉन 3d10 4s2 4p2। जो टिन होता है इसका क्या होता है आपका? Kr क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2। और जो लीड होता है इसका क्या होता है आपका? जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2।
ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब हम पहली बात कर रहे हैं कि इनका व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी हम बात कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है? क्या होता है आपको पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब वो एनर्जी, दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, है ना। मतलब किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस सेल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मुझे पता है कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे, मीन्स अगर आप कार्बन से आते हो लीड तरफ, तो क्या होता है? आपका साइज बढ़ता है। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो जब साइज बढ़ेगा तो आपका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उन दोनों के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मिनिमम एनर्जी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? कार्बन का सबसे बड़ा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, और आप बोलोगे फिर लीड। अब हम ये लिखे कंडीशन। अब केमिस्ट्री में आता है एक एक्सेप्शन, मतलब कुछ वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ये आपका यहाँ तक सही है, ये वाला पार्ट गलत हो जाता है। मतलब क्या ऑर्डर होगा इसका? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आपका टिन, और इससे कम आपका हो जाएगा लीड। बेटा अब यहाँ पर आपका बेटा क्या ऑर्डर है? यहाँ पर क्या ऑर्डर है? क्यों ऐसा हुआ? इट इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग। इट इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। मतलब F इलेक्ट्रॉन्स का शिल्डिंग बहुत ही पुअर है। क्योंकि आपको पीरियोडिक में हम पढ़ाए थे, सबसे अच्छा शिल्डिंग S का होता है, उससे खराब P, उससे भी खराब D, सबसे खराब F में होता है। इसीलिए लास्ट में साइज का क्या आ गया? वेरिएशन। और यही आपसे एग्जाम में पूछेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर आपको इसका डिफिनीशन या मीनिंग आता है तो आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कोई भी एलिमेंट का जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो साइज छोटा है तो क्या होगा? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच डिस्टेंस कम होगा। अगर साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर साइज छोटा है तो उस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर साइज बड़ा है तो उस पर कम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करेगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन को वही पुल करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। अरे हाँ कि ना? क्योंकि प्लस एंड माइनस के बीच में ही अट्रैक्शन होता है। तो मोर स्मॉलर साइज, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिगर इज द साइज, लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस विल बी द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिग साइज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका ऑर्डर अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अनुसार तो सबसे बड़ा होता है कार्बन का। रेस्ट आपका अगर सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें या आप
टिन की बात करें या आप लीड की बात करें, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। क्या होता है बेटा? ऑलमोस्ट सेम होता है। अगला हम बात कर रहे हैं बेटा एटॉमिक साइज। अगला हम बात करें किसका बेटा? एटॉमिक साइज। आपको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है? when you are going to move from top to bottom, number of cells increases, as a result size will increase, as a result atomic radius will increase। तो क्या हो जाएगा? माने कार्बन सबसे छोटा, इससे बड़ा सिलिकॉन, इससे बड़ा जर्मेनियम, इससे बड़ा टिन, सबसे बड़ा लीड। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, और साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या वो भी बढ़ जाएगा। चलो अगला हम बात करते हैं बेटा डेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें तो बेटा मुझे पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। मतलब जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे, नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट मास विल इंक्रीज। एंड सिंस यू नो दैट कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, तो अगर मास बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी बढ़ेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? कार्बन ऑर्डर क्या होता है? इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कार्बन का ज़्यादा होता है डेंसिटी, फिर सिलिकॉन, इसका कम होता है जर्मेनियम से, फिर टिन से, फिर लीड से। आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे नॉर्मल ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कार्बन एंड सिलिकॉन में एक एक्सेप्शन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कार्बन जब डायमंड फॉर्म में होता है इट इज़ मोर एंड मोर डेंसर देन सिलिकॉन। और हमें पता नहीं कि जो हम कार्बन की बात कर रहे हैं ये आइदर डायमंड में है कि ग्रेफाइट में है। तो इसीलिए कार्बन का अधिक डेंसिटी है। वाई? बिकॉज इफ कार्बन इज प्रेजेंट इन डायमंड फॉर्म इट इज मोर डेंसर देन अ सिलिकॉन। तो ये हमारा ओवरऑल किसके बारे में हो गया? रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला हम बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन इसका दो तरह का होता है। ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन दो, मान लो आपने कोई भी अगर एक मेटल कोई भी आप एलिमेंट ले लिया, अगर आपने इसका हाफ O2 के साथ रिएक्शन करवाया तो ये बन जाएगा MO, और यही इसको आपने अगर रिएक्ट करवा दिया O2 के साथ तो ये बन जाएगा MO2। मतलब ग्रुप 14 का अगर एलिमेंट का आप रिएक्शन करवाते हैं तो दो तरह का ऑक्साइड बनेगा। एक बनेगा MO जिसको हम क्या बोलेंगे? मोनो ऑक्साइड। दूसरा बनेगा MO2 जिसको हम क्या बोलेंगे? डाई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम ग्रुप 14 के ऑक्साइड्स के बारे में थोड़ा पता कर ले। कौन ऑक्साइड कैसा है, कौन ऑक्साइड कैसा नेचर का है। जैसे मान लीजिए अगर हम केवल बात करते हैं मोनो ऑक्साइड के बारे में तो कार्बन का बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन
ऑक्साइड SiO, फिर GeO बन जाएगा, फिर SnO बनेगा, फिर PbO बनेगा। अगर हम डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो CO2 बनेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड एंड लीड डाइऑक्साइड। अब इनकी हम थोड़ा सा इनके बात करें प्रॉपर्टी के बारे में। जो हमारा जो CO होता है बेटा, ये हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। जो SiO होता है ये होता है अनस्टेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? अनस्टेबल। GeO को हम बोलते हैं एसिडिक। और आपको पता है जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ये दोनों के दोनों और ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? एम्फोटेरिक। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग किस में आएगा? एम्फोटेरिक। CO2 किस में आता है? एसिडिक। SO2 कौन सा ग्रुप है ये? एसिडिक। GiO2 कौन सा ग्रुप है? एसिडिक। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद। और आपको हम पीरियोडिक में सिखाए थे केवल 3 ही गैस है जो न्यूट्रल है। एक है CO, एक है NO और एक क्या है? गैस N2O। यही 3 गैस है जो किस फॉर्म में होता है? इस 3 गैस को हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी ना कभी पूछेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बोलते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन मतलब कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं ग्रुप 14 को, इसको रिएक्ट करते हैं X2 से, तो ये आपका बन जाएगा MX4 2 मोल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेलाइड। जिसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा आपका? sp3। शेप इसका क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। और एंगल कितना हो जाएगा? सब बॉन्डिंग में पढ़ा गया है, 109 डिग्री 8 मिनट। अब अगर आप जो X है इसको आप फ्लोरीन भी ले सकते हो। यू कैन टेक क्लोरीन, यू कैन टेक ब्रोमीन, यू कैन टेक आयोडीन, सबके लिए वैलिड है। तो मेरा कंपाउंड क्या क्या बन, अगर हम कार्बन लेते हैं, अगर इसको हम एज्यूम करते हैं कार्बन, तो क्या बन जाएगा? CF4, या क्या बन जाएगा? CCl4, या क्या बनेगा? CBr4, या क्या बनेगा? CI4। ये आपका 4 बनेगा। क्लियर है? लेकिन अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा जो आपका एक्सेप्शन है, जैसे कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या रीज़न है? ये क्वेश्चन आएगा कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न इसका है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट PbI4 does not exist. Next, Pb+4 is good reducing agent. Pb+4 क्या है? It is a very good reducing agent. Why? Because Pb4 का टेंडेंसी होता है Pb+2 में जाने का। Pb+4 why it is a good reducing agent? क्योंकि इनका टेंडेंसी होता है Pb+2 में जाने का। मतलब अगर आपको कहीं ना कहीं अगर PbI4 दिख गया तो ये इमीडिएट PbI2 में टूट जाएगा
और साथ में I2 बना लेगा। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड Pb+4 Pb+2 में कन्वर्ट करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है। अगर हम अगला बात करें कि अगर मान लीजिए मेरे पास जर्मेनियम+2 है, टिन+2 है और लीड+2 है। अगर हम बात करें कि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, और एक दिया है जर्मेनियम+4, एक दिया है टिन+4 और एक दिया है लीड+4, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? तो आप क्या देखोगे कि +2 का स्टेबिलिटी ऑर्डर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और +4 का डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। क्या रीज़न है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीज़न है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। These all are the stability order. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो क्या होगा, जो कार्बन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ये -4 टू +4 एग्जिस्ट करता है। कहाँ से कहाँ शो करता है? -4 से +4। जो सिलिकॉन होता है ये शो करता है सिर्फ +4, और जो आपका जर्मेनियम, टिन और लीड होता है ये आपको शो करता है +2 एंड +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कार्बन का जो चार्ज होता है वो -4 से +4, सिलिकॉन का सिर्फ +4 एंड जर्मेनियम, टिन, लीड का कहाँ से कहाँ? +2 एंड +4। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सिखाए थे आपको। अगला हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। सबसे पहला हम बात करते हैं इसके एलोट्रॉप्स पर। हम किसकी बात कर रहे हैं? एलोट्रॉप्स पर। हम एलोट्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका है क्रिस्टलाइन और दूसरा आपका है एमॉर्फस। सबसे पहला आपका क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या? एमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन में क्या क्या आपका आता है? एक आपका आता है डायमंड फॉर्म, दूसरा आपका आता है ग्रेफाइट फॉर्म और तीसरा आपका आता है फ्लोरीन फॉर्म। इसको डीप में पढ़ने के लिए आप लोग हमारा केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स यूज़ कर सकते हो, जो आपको हमने PDF ग्रुप में दिया है। एमॉर्फस में आप कोक बोल सकते हो या आप चारकोल भी बोल सकते हो या इसको आप एंथ्रासीन भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया रिगार्डिंग एलोट्रॉप्स। दूसरा हम बात कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड। हम जा रहे हैं बात करने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। सबसे पहला हम बात करेंगे प्रिपरेशन, ये कैसे बनता है, जनरल कैसे बनता है, लैब में कैसे बनता है,
कमर्शियल कैसे बनता है। हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन का। जब आप कार्बन सॉलिड को आप रिएक्ट करते हैं CO2 गैस से, तो ये बन जाता है 2CO गैस। क्या बन जाता है? 2। तो ये हमारा हो गया पहला प्रोसेस, कैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम दूसरा बात करें कि अगर हमें लैब में बनाना है, इसका नाम ही है लैबोरेटरी मेथड, लैब मेथड। आप लैब में कैसे बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप यहाँ ले लो एसिड HCOOH और इसमें आप डाल दो कॉन्क H2SO4 को। अब पहले तो आप ये समझो कि कॉन्क H2SO4 का काम क्या है। क्या काम है? इट इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या हम बोले बेटा? कॉन्क H2SO4 को हम यूज़ करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा यूज़ करते हैं? एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये एसिड से पानी को बाहर निकाल कर फेंक देगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज़ द प्रिपरेशन, कैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड लैब में बनाते हैं। या मान लो आप कोई दूसरा एसिड ले लिया, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, और यहाँ से भी आपने पास कर दिया H2SO4। किस फॉर्म में पास किया? कॉन्क में। तो कॉन्क H2SO4 का यूज़ क्या है? इट वर्क्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब एसिड से पानी को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? CO प्लस CO2। तो यानी हम कॉन्क H2SO4 विच वर्क्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अगर इसको हम किसी एसिड में मिलाते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन इजीली हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम कमर्शियल स्केल पर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस ऑन कमर्शियल स्केल। तो क्या होगा ये? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम कमर्शियल स्केल की बात करेंगे तो क्या होगा? आप कार्बन सॉलिड को रिएक्ट कर दो H2O गैस से, और आप यहाँ पर प्रोवाइड करो टेम्परेचर 473 टू 1273 केल्विन। जब रिएक्ट कर दोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस ऑफ H2 गैस। क्या बन जाएगा ये? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस। इससे हम बनाते हैं कब? कमर्शियल प्रोसेस में। अब देखो, ये जो बेटा हमारा प्रोडक्ट बना, इसमें एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो गैस बना है एंड जो आपका H2 का गैस बना है, अगर दोनों का इक्विमोलर है, दोनों का अगर इक्विमोलर है, तो इस पूरे के पूरे को हम क्या बोलेंगे? वाटर गैस। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 जो हमें मिला, अगर दोनों का सेम मोल हो, चाहे दोनों 1 मोल हो, दोनों का 3 मोल हो, दोनों का 12 मोल हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाटर गैस और सिंथेटिक गैस। क्या इसको बोलेंगे बेटा हम? वाटर गैस और सिंथेटिक गैस। दूसरा हम बात कर रहे हैं, अगर आप कार्बन सॉलिड को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो इसको कंबाइन हम बोलते हैं एयर, क्योंकि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैस, जिसमें मैक्सिमम क्या होता है? O2 एंड N2। तो ये हमारा बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस N2 गैस, जिसमें कार्बन 2 मोल, नाइट्रोजन 4 मोल, ये 2 और ये 4। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के मिक्सर को क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोड्यूसर गैस। तो इसमें ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऑप्शंस में क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज वाटर गैस, या व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वाटर गैस।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूसर गैस। तो ये आप जितना बार पढ़ पढ़ के लिखोगे उतना आपको लंबे समय तक याद रहेंगे।